तो हेलो दोस्तों, मैं श्री स्वागत करता हूँ आपका हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल नॉलेज असिमुलेटर में। तो आ गया हूँ फिर से एक बार एक नया इन्फॉर्मेटिव एंड जनरल सा टॉपिक लेके जिसका नाम है द सेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं द सेल। तो सेल क्या होती है? सिंपली सेल, जिसे हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, वो बेसिक एंड सिंपलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। हम यदि स्मॉलेस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले या बिगेस्ट ह्यूज एलिफेंट ले, सबका जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो सेल होती है। इसी वजह से सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। उसका एक्सेप्शन जो है वायरसेस है, बिकॉज वायरसेस में जो होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स में। ओके, ये उसके बाद ये जो टर्म है सेल, ये ओरिजिनेट की गई है लैटिन वर्ड सेल्यूला से, जिसका मीनिंग है स्मॉल कंपार्टमेंट। तो ये क्यों की गई है, कैसे की गई है, और सम डिस्कवरीज विच इज़ रिलेटेड टू सेल वो हम पढ़ेंगे। सो ये सेल जो है फर्स्ट ऑब्जर्व की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। इसी वजह से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन सेल बायोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे पेड़ का जो कॉर्क होता है उसमें एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था, वो स्ट्रक्चर हनीकॉम लाइक था। तो उन्होंने और कंपार्टमेंट जैसा था, उससे उन्होंने कहा कि ये सेल्स है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसा इन्होंने कहा। तो उसी टाइम से ये हो गया कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहने लगे, बेसिक यूनिट कहने लगे, स्मॉलेस्ट यूनिट कहने लगे। बट जब उन्होंने ऐसा कहा तो बाकी साइंटिस्ट ने भी उनका जो है सपोर्ट किया थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद एंटोन वॉन लीवनहुक आते, जो डच बिजनेसमैन हैं, उन्होंने लिविंग सेल को फर्स्ट ऑब्जर्व किया। मतलब रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व बाय एंटोन वैन लीवनहुक। तो इन्होंने सिर्फ सेल्स ही नहीं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल ऑब्जर्व किए, जैसे कि स्पर्म की, बैक्टीरिया की, रेड कॉर्पस्कल की। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो इन्होंने जो है सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, जो हर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उसका जो है डिस्कवरी किया है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सेल थ्योरी, शिल्डन एंड श्वान की बात करेंगे सेल थ्योरी में, तो ये रुडोल्फ विर्चॉ कौन है? ये मॉडर्न सेल थ्योरी को तैयार करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्होंने पे आउट किया है। ओके, तो ये कहते हैं कि दैट सेल्स इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो मॉडर्न सेल थ्योरी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में भी। सो स्मॉलेस्ट सेल की कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा की जो स्मॉलेस्ट सेल्स होती है उन्हें स्मॉलेस्ट सेल का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद लार्जेस्ट सेल्स कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, उसे हम एग ऑफ ऑस्ट्रिच कहते हैं, वो लार्जेस्ट सेल है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल इन मेल, वो होता है उसका स्पर्म। ओके, और लॉन्गेस्ट सेल इन मेल क्या है? न्यूरॉन। जो ब्रेन के जो यूनिट रहता है, फंक्शनल यूनिट रहता है ब्रेन का, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन होता है वो लॉन्गेस्ट सेल इन मेल है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, उसका ओम जो होता है, अंडा जो होता है फीमेल का, वो जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल है। उसके बाद ऐसी सेल्स जो डिवाइड नहीं होती है, जो रीजनरेट नहीं होती है ईजिली, वो होती है न्यूरॉन्स। जो ब्रेन की सेल्स होती है वो जल्दी रीजनरेट नहीं होती है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती है, उनमें वो एबिलिटी नहीं होती है तो कम पोर्शन में होती है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, हुक, लीवनहुक, शिल्डन, श्वान एंड विर्चॉ, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन पे आउट किया है, और इनकी वजह से जो है सेल थ्योरी कन्वर्ट हुई है सिंपली सेल थ्योरी से मॉडर्न सेल थ्योरी की तरफ। तो जो सेल होता है उसको हम साइंटिफिकली साइटो कहते हैं, एंड उस सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सिंपली साइटोलॉजी। तो साइटो को दो शब्द में हम उसको डिवाइड करेंगे। साइटो मतलब सेल, लॉगस मतलब स्टडी, मीन्स सिंपल साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। तो जब कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, सब ऑर्गेनिजम्स का, तो कुछ साइंटिस्ट ने उस पर अपोजिशन किया। कुछ टाइम के बाद वो कहने लगे यदि ये सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है तो ये सेल किससे तैयार हो गई है? मतलब ये बेसिक है तो ये बेसिक किस बेसिक से तैयार हुआ है? तब सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया। इस सेल थ्योरी को पहले दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, उनका नाम है शिल्डन एंड श्वान। बाद में सेल थ्योरी कन्वर्ट हो गई मॉडर्न सेल थ्योरी में, क्योंकि इसमें बहुत से स्टेटमेंट्स जो है ऐड हो गए। तो हम मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसे हम सेल डॉक्टर कहते हैं,
उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें कहा गया है दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब सब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्टेटमेंट हमने पहले देखा। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किसका है, रुडोल्फ विर्चोजी का है। वो कहते हैं ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ये सेंटेंस कह के बाकी सब साइंटिस्ट को चुप कर दिया। इन्होंने कहा कि बेसिक सेल जो होती है उसके पीछे के बेसिक सेल से ही बनती है, मतलब दैट सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं, ये तो हमें पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंगल सेल होती है, तो उसमें डिवाइडेशन, रिपीटेशन एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन ही नहीं आता है। उसके बाद जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें सेल डिवाइड होती है, सेल डिवाइड होकर टिश्यू को फॉर्म करती है, टिश्यू का कॉम्पैक्शन होकर एक ऑर्गन को फॉर्म करता है, ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करता है, ऑर्गन सिस्टम से बनती है हमारी होल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक बॉडी। ओके, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आता है, बिकॉज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है, उनके सेल्स में जो होते हैं इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ टू डिवाइड। ओके, तो ये उसी तरह हुआ ना, जैसे कि हम घर तैयार करते हैं, पहले ईंट लेते हैं, ईंट को जो है प्रॉपर वे में रख के हम उसको दीवार में कन्वर्ट करते हैं, दीवार से हम कमरे बनाते हैं और कमरे को अच्छी तरह से सजा के घर बनाते हैं। इट इज़ वन एज सेम। ओके, तो सेल्स की दो टाइप होते हैं, वो उसका जो बेसिस है वो डिग्री ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है थोड़ी मॉडिफाइड सेल्स होती है, इनमें जो डिग्री ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थोड़ा हाई रहता है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है सिंपल होती है। इसके बाद जो मेन डिफरेंस है वो भी हम स्टडी करेंगे जब सिंगली हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को स्टडी करेंगे। आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेलिज आती है, सेल ऑर्गेनेलिज तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होती है, बट यूकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनेलिज आती है और जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पे हम इंडिविजुअल जो है पार्ट वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। सो जो ये लेफ्ट साइड में इमेज है वो प्रोकैरियोटिक सेल की इमेज है, एंड जो राइट साइड में इमेज है वो यूकैरियोटिक सेल की इमेज है। सो इसको आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए। ये जो लेफ्ट साइड की है वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल है, उसको पीछे आपको फ्लैजेला दिख रहा होगा, वो फ्लैजेला जो है यहाँ पे अभी देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो फ्लैजेला है वो लोकोमोशन में मदद करता है। यहाँ पे राइबोसोम्स दिख रहे हैं, राइबोसोम्स को स्टडी करने वाले अंदर ये जो ऐसा कॉइल्ड पोर्शन दिख रहा है ये जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से है। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, अच्छी तरह से है, या इसमें जो है सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, इसमें नहीं होता है। तो हम देखेंगे आगे डिफरेंस में भी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एक स्मॉल, सिंपल एंड मोस्ट प्रिमिटिव होती है, जिसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो बाउंड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। मतलब जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो जो बाउंड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, मतलब इसका न्यूक्लियस जो होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो बैक्टीरिया इंक्लूड होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया आता है। उसके बाद कुछ मतलब एग्जांपल्स लिए जाए तो एनाबिना, नोस्टॉक, ये साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया उनमें जो सेल प्रेजेंट होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो इनको मैंने बता दिया, बैक्टीरियाज में लोकोमोशन के लिए उन्हें फ्लैजेला होता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स शोज फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स नीचे दिए गए हैं। सेल एनवलप, ये जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आउटर कवरिंग, ये इसका सेल एनवलप है। ओके, सेल एनवलप में 3 पार्ट्स आते हैं, पहला आता है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा आता है सेल वॉल एंड तीसरा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ये जो पहला लेयर दिख रहा है आपको, पहला लेयर वो ग्लाइकोकैलिक्स है। सिंपली क्या रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स यदि थिक होगा तो इसे हम कैप्सूल कहेंगे, और यदि ये थीन होगा तो इसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। उसके बाद आता है सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो होती है सिंपली कवर करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, साइज़ जो होता है, शेप होता है सेल का, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नंबर आता है विच इज़ इनर टू द सेल वॉल। इसके बहुत अच्छे फंक्शन होते हैं। इससे जो हरे कलर से देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इससे आपको पिलाई ओरिजिनेट होकर दिख रहा है। ये पिलाई जो है एक अनादर स्ट्रक्चर है जो सेंट्रिओल से डेवलप होता है। इसको हम अच्छी तरह से आगे जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है और जो एक्सेसरी जो
ऑर्गन्स है और स्ट्रक्चर्स है उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स के इंडिविजुअल वीडियो में हम देखने वाले। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक बैरियर होता है सेल और साइटोप्लाज्म के बीच में। ये जो नीला वाला पोर्शन दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। ओके, तो इस साइटोप्लाज्म और यहाँ का सेल वॉल इसको जो है जोड़ने का काम करता है। इसका कम्युनिकेशन एक कमीशर है इन बिटवीन सेल वॉल एंड दैट साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म आपको बता दिया क्या है, कुछ नहीं। तो इसमें जो राइबोसोम्स, इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल कहते हैं। तो राइबोसोम को इंडिविजुअली हम जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जेनेटिक मटेरियल। तो आपको मैंने बता दिया जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। ये ध्यान में रखना, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। और ये बाउंड नहीं होता है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसीलिए ये प्रिमिटिव टाइप में जो होता है आता है। तो अब तक हमने क्या देखा है, एक पहली बार रिव्यू कर लेंगे। तो हमने देखा ये सेल है सिंपल, इसका आउटर लेयर जो है उसको हम कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद जो एक लेयर आता है उसको कहेंगे हम उसका, ये जो नहीं पीछे ये वाला लेयर उसको हम कहेंगे इसका सेल वॉल। उसके बाद अंदर एक लेयर आता है उसको कहेंगे उसका हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो है ऐसा न्यूक्लियस आ जाता है। ये जो साइड का पोर्शन है जो पीले कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये पोर्शन है इसका साइटोप्लाज्म। क्या है इसका, ये है इसका साइटोप्लाज्म। ये जो दिख रहा है ये है इसका न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन कहते हैं सेल का। तो ये देखिए इसके अंदर ऐसा ऐसा सा जो है राइबोसोम्स है, ये बता दिया मैंने आपको, जो प्रोटीन प्रैक्टिस कहा जाता है इनको। उसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, डायमेंशनली 10 टाइम्स होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स है। एंड जो यूकैरियोटिक सेल होती है दो टाइप की होती है, प्लांट सेल होती है एंड एनिमल सेल होती है। तो डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जो सेल एनिमल में प्रेजेंट होती है उसको एनिमल सेल कहते हैं, जो प्लांट में प्रेजेंट होती है उसको प्लांट सेल कहते हैं। इसमें कुछ डिफरेंसेस है बता दूंगा। एनिमल सेल में जो है सेल वॉल जो है होती है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो सेल वॉल होती है वो मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन तो होती है जो आउटसाइड प्रेजेंट होती है, किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। तो ये बनी होती है सेलुलोज से, लिग्निन से, हेमिसोलिस से, पेक्टिन से, समझ रहा है। उसके बाद प्लांट सेल एनिमल सेल को देख लिए। अभी यहाँ पे जो है सिंपली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम से, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है यहाँ से आपको माइटोकॉन्ड्रिया से जो लेके वैक्यूल तक जो पोर्शन दिखता है वो हो गए सेल ऑर्गेनेल्स। ये है सेल ऑर्गेनेल जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मॉडिफाइड न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर इन्वेलप भी होता है, मॉडिफाइड होता है। तो सेल वॉल जो होती है मैंने पहले बता दिया, ये जो सेल वॉल होती है यहाँ पे ये बनी हुई होती है पॉलीसैकेराइड से। ओके, जैसे कि कंसिडर किया तो हम सेल्यूलोज से बनी होती है यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल। लिग्निन होता है, सुबेरिन होता है, पेक्टिन होता है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है यूकैरियोटिक सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल द्वारा सिंगर एंड निकोलसन ये साइंटिस्ट ने समझाया है। आपको एग्जाम्स में आ सकता है दैट फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज प्रपोज्ड बाय हुम, सिंगर एंड निकोलसन जो साइंटिस्ट है दोनों, इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किया है। तो ये फ्लूइड मोजाइक, ये हम इसको इंडिविजुअल वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म मैंने दिखा दिया, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कहाँ का पोर्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है सेल ऑर्गेनेलिस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कनेक्टेड टू न्यूक्लियस, और ये जो है हमें लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। उसके बाद गोल्गी एपैरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो हमें पैकेजिंग में मदद करते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमें ग्रैन्यूल्स आते हैं उसको वेसिकल्स में कन्वर्ट करके जो है आगे भेज देता है, और जो गोल्गी एपैरेटस होता है वही प्राइमरी लाइसोसोम्स को बनाता है। मतलब हु प्रिपेयर्ड दैट प्राइमरी लाइसोसोम्स को बनाता है गोल्गी एपैरेटस, जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद प्लास्टिड्स आता है। प्लास्टिड हमें प्रोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डबल लेयर्ड होते हैं। ओके, डबल लेयर्ड होते हैं। तो इसमें स्टैक्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो इसके 3 प्रकार आते हैं, दैट ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट हमें पता है, जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमें फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है।
उसके बाद आता है लाइजोसोम्स, जिसे हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। ओके, क्योंकि इसमें जो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और सेल को खुद डाइजेस्ट भी करते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल आता है। सेंट्रियोल ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मतलब सेंट्रोजोम होता है। सेंट्रोजोम में 2 बंडल, रॉड शेप्ड बंडल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल के। उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, मतलब सिंपली 9+2 अरेंजमेंट, 9 ट्रिपलेट्स एंड 2 डबलेट्स होते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो बड़ा होता है, और एनिमल सेल में टेम्परेरी होता है बट बहुत छोटा होता है, और इस सिलिया फ्लैजेला जो लोकोमोशन में मदद करती है, ये भी हो सकती है, होती है। तो उसके बाद आएंगे हम न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं ब्रेन, इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। किसका? सेल का ब्रेन कहते हैं इसको, न्यूक्लियस को। तो देखेंगे न्यूक्लियस को क्यों ब्रेन कहा जाता है, क्या इतना इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, ये पूरे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, इसी वजह से इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ अ सेल। ओके, उसके बाद इसमें जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब आदमी आगे जाके कैसा इवॉल्व होगा, कैसा डेवलप होगा, उसमें कैरेक्टर्स कौन सी होगी, वो सारा जो जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस भी 2 प्रकार के होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहेंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको यूकैरियोटिक न्यूक्लियस कहेंगे। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस क्या रहता है, वो तो प्रिमिटिव टाइप का रहता है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। उसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसको बाउंड नहीं किया जाता है पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसी वजह से वो प्रिमिटिव टाइप का रहता है, और उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल को मैंने बता दिया। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस आ जाता है, जो मॉडिफाइड न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव नहीं होता है, वेल डेवलप्ड होता है। उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जो है पर्टिकुलरली अच्छी तरह से बाउंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। उसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल होती है, उसमें जो सीव ट्यूब और उसके बाद मैच्योर मैमेलियम एरिथ्रोसाइट्स है, उसमें जो है न्यूक्लिया प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब यूकैरियोटिक सेल जैसे कि सीव ट्यूब, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, ये यूकैरियोटिक सेल्स है, बट एक्सेप्शनली इसमें न्यूक्लिया प्रेजेंट नहीं है। वो भी प्रिमिटिव है या नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्लियरली विजिबल होता है हमको इन इंटरफेस, ये ध्यान में रखना, इन विच सेल डिवीजन स्टेज दैट न्यूक्लियस इज क्लियरली विजिबल टू अस इन इंटरफेस, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने सेल लिया है, इस सेल का जो न्यूक्लियस है उसको अच्छी तरह से बाहर निकाला और इसमें स्ट्रक्चर आपको शो किए। तो ये जो नीला वाला पोर्शन दिख रहा है ऊपर का एनवेलप पोर्शन, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर का इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप इसका। उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवेलप पे इसके होल दिख रहे हैं उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोपोर। उसके अंदर जो है रिबन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, रिबन अंदर में, उसको हम कहेंगे क्रोमैटिन। जो है क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, उसमें क्रोमोजोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी आउट करते हैं। इसके अंदर दिख रहा है हमें न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के साइड का जो पोर्शन होता है लिक्विफाइड पोर्शन, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही एक न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म सेल के प्लाज्म को कहते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के प्लाज्म को कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इंटरफेस मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस इंटरफेस में ही हमें अच्छी तरह से विजिबल होता है। तो न्यूक्लियस के कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आता है न्यूक्लियर इन्वेलप, जो आपको मैंने बता दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क। तो यहाँ पे हमें दिखा दिया है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे, इसमें आउटर लेयर इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये न्यूक्लियोलस, अंदर का न्यूक्लियोलस, जिसे ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जा सकता है। इसके आजू बाजू का पोर्शन जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसा क्रोमैटिन का नेटवर्क होता है। उसके बाद क्रोमैटिन भी 2 प्रकार के होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन। जो पास में होते हैं उसको यूक्रोमैटिन कहते हैं, जो थोड़े दूर होते हैं उसको हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियोलस के राइबोसोम्स जो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है, और ये न्यूक्लियोपोर। तो इस तरह से जो है हमारा बेसिक पोर्शन सेल का कवर हो चुका है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनिज्म पे आएंगे, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। सो डेफिनेटली ये वीडियो में आपको सब समझ में आ गया होगा। यदि कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो डेफिनेटली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल।